सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं घटना चक्र का जीके पूरा कंप्लीट। ये स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल के लिए, ठीक है। और जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जीके आती है। इसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अब यहाँ पर जो भी हम कवर करेंगे उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान के स्रोत, यानी ये सारा कुछ कवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में आप देखेंगे संविधान जो है नियमों तथा कानूनों का वो संग्रह है। संविधान क्या है सबसे पहले जानते हैं, नियमों अथवा कानूनों का वो संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है और हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया और इसी दिन हम गणतंत्र हो गए, ठीक है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। तो सबसे पहले देखा हमने कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक ईस्ट इंडिया यानी कंपनी का शासन था। फिर जब 1857 का महान संग्राम होता है, इसके बाद से 1858 से लेकर और 1947 तक ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम लागू हो जाता है। ऑलराइट, अब हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या था। यहाँ से क्वेश्चन हर बार ज़रूर बनता है। तो सबसे पहले आप देखिए तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का ही जो है गवर्नर था उसको बंगाल का ही गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष निर्धारित किया जाता था। इस व्यवस्था के तहत जो वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और वारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखें और क्या क्या था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी जो मद्रास और बम्बई गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता, ठीक है, बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय, ठीक, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बनाए गए थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, लिमिस्टर तथा हाइड थे, ठीक है। चलो आगे चलें। अगर हम देखें तो इस व्यवस्था के तहत, अब जो ये व्यवस्था बनाई गई थी, इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अब दूसरा एक्ट आता है, ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, इनको दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी जो कलकत्ता की सरकार थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो कह सकते हो कि जो नियम बनाने, कानून बनाने का अधिकार था वो प्रदान किया गया। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया।
इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट, द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, कंपनी के वाणिज्यिक जो संबंधी मामले थे इनकी देखरेख के लिए एक निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, एक नियुक्ति अनुमति दी गई। परंतु राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है 2003 में। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का भी अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर और देखें क्या क्या था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान करेगी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी कॉर्नवालिस कोड भी जो है लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट है, आप देखिए ज़रा। भारत के जो प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल था वायसराय। तो यहाँ पर आप देखिए तो 1774 से लेके 1785 तक बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स था। लॉर्ड कहना ज़रूरी नहीं है, वो अपने सामने लगाने का एक तरीका। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर बना, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, पहले इसको जान लेते, ये था लॉर्ड क्लाइव। मैं किसकी बात कर रहा, प्रथम गवर्नर की बात कर रहा है। ठीक है, और ये लॉर्ड जो क्लाइव थे 1758 से लेके एक बार 60 तक बने, इसके बाद 1765 से लेके 67 तक बने। फिर वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, इनको बंगाल का अंतिम गवर्नर बनाया गया। और फिर इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1834 से लेकर 1835 तक। इसके बाद में फिर आप देखें यहाँ पर तो 1856 से लेकर और 1858 तक, ठीक, कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद में फिर 1947 में कौन बन गया, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। फिर जून 1948 में राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी को बनाया गया जून 1948 में। और इन्हीं के टाइम पे भारत देश को आज़ादी मान चलो मिल गई थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में थे जब भारत देश आज़ाद हुआ, और इसके बाद सी राजगोपालाचारी बना दिए गए, और ये आखिरी, इसके बाद गवर्नर जनरल का पद का काम खत्म कर दिया गया था। फिर कुछ और चार्टर एक्ट देख लेते हैं हम लोग। 1793 चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बात करें तो 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी के भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। चीन और चाय के व्यापार को छूट दे दी गई। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था करी गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट में देखें क्या था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने दिए गए। ठीक है, अब और कौन कौन से चार्टर एक्ट थे इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और रंग के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था।
1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 में इसे कानून बनाकर समाप्त किया गया। ठीक है, तो दास प्रथा पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का जो कानून था 1833 में जो है इसको बनाया गया, 1843 में 1843 में कानून बनाकर इसको समाप्त कर दिया गया। और क्या क्या था, इसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना भी करी गई। फिर इसके बाद में आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, 1853 के चार्टर एक्ट में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था करी गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना करी गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। अब इसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत करी गई। 1862 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है। वायसराय के आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान करी गई। इसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान करी गई। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। फिर इसके बाद आता है आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी गई। केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का कोई अधिकार नहीं था। 1892 तक पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब इसके बाद आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब इसी जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में और क्या क्या किया गया, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना करी गई। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। फिर आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना करी गई। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कर्टिस था। ठीक है, लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है।
प्रांतीय विषयों को दो भागों तथा हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित करी गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ करी गई। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब सोचो ये कितना इम्पोर्टेंट अधिनियम था, जो आपका 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और भी क्या क्या इसमें किया गया। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ध्यान रखने वाली बात है, ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था करी गई। अब इसके बाद में आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें प्रस्तावना नहीं था, प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे ब्रिटिश भारतीय तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये व्यवस्था भी कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था करी गई। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों मुंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई। क्लियर। इसमें और क्या क्या प्रावधान था। इसने भारत प्रशासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई और 1 अप्रैल 1935 को इसने कार्य करना शुरू किया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। फिर आपका आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना करी। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। तो ये था कंप्लीट आपका 1947 तक का पूरा अधिनियम जो हमने आपको करा दिया है। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, है ना। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आपके साथ लाता रहूँ।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसी क्लास में इसको पूरा, इस पूरे पीडीएफ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा जीके सामान्य ज्ञान है 2026 के लिए। तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, तभी हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।